अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कंसेप्चुअल लर्निंग बाय अमरीन आमिर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा नया स्क्रीन जो है वो बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग है। हमेशा लाइफ में जो विजुअल्स है ना उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं ये आपके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये आपके मूड को अच्छा भी कर सकते हैं और मूड को अच्छा नहीं भी कर सकते हैं। तो समटाइम आपने देखा होगा कि हमें जो है ना वो हॉरर मूवीज अच्छी लगती हैं, थ्रिलर्स अच्छी लगती हैं और सस्पेंस अच्छी लगती हैं, और वो डार्क डार्क से जो स्क्रीन प्लेज होते हैं वो हम बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, बिकॉज ये आपके अंदर आपके जो दिमाग है उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ रहा होता है और कहीं ना कहीं ये आपके मूड को थोड़ा सा सैड कर रहा होता है, आपकी लाइफ में सीरियसनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा होता है, कहीं ना कहीं ये आपको ओवर थिंकर बना रहा होता है। तो अपनी चीजों को बैलेंस रखना है, तो इसीलिए कलरफुल सी चीजें देखना अच्छा होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो वो बहुत कलरफुल होते हैं, और बच्चों को अगर आप देखें तो वो भी बड़े फ्रेश और कलरफुल और भागदौड़ करते हैं और खुश रहते हैं। तो अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो जरा कलरफुल चीजों को एंजॉय किया करें, अपने इर्द गिर्द भी जो है वो कलर्स फैलाएं, और बहुत ज्यादा लाइफ में डिसेंट या सीरियस बनने की जरूरत नहीं है और सोबर बनने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में टारगेट्स को क्लियर रखें, जो आपने अचीव करना है उसका आपका गोल क्लियर होना चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने आप को उस रूप में ही जो है वो ढालना शुरू कर दे। तो ये एक छोटा सा मेरा ऑफ दी जो है वो रिकॉर्ड एक आपके लिए मैसेज है, ठीक है, लाइफ के लिए, लाइफ लर्निंग के लिए। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए कि कानून जो है ना उसको जितना पढ़ना एक खास तरीके से जरूरी है, उसी तरह उसकी तशरीह करना, जैसे हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, वो भी काफी मैटर करती है। काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक सिंपल सा लॉ होता है और उस सिंपल से लॉ की या सेक्शन की इंटरप्रिटेशन एक शख्स एक और तरीके से कर रहा होता है, दूसरा शख्स किसी और तरीके से कर रहा होता है। उसके आप एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि अदालतों में आप देखते हैं कि एक अदालत जो है वो सजा सुना रही होती है तो दूसरी अदालत उसी में एक्विट कर रही होती है। तो सारी जो बात है वो है इंटरप्रिटेशन की। सो जो कानून की इंटरप्रिटेशन है इसके आपको स्किल्स आने चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप जज हैं, चाहे आप कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी कानून को पढ़ रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन जो है वो आनी बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ इसी तरह के रूल सीखेंगे कि जो लॉज हैं जिनको हम टेक्निकली जो पार्लियामेंट मेड लॉ होता है उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं। तो जो स्टैट्यूट्स हैं उसको इंटरप्रेट करने के क्या तरीके हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, इसके ऊपर हम इसको देखेंगे। इस लेक्चर की एकेडमिकली भी काफी इम्पोर्टेंस है, वो इस हवाले से कि हमें एलएलबी के अंदर हमारा एक पूरा सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। उसके अलावा भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पढ़ने के लिए या किसी भी एग्जाम में आपको इसके ऊपर कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। अदरवाइज भी जिंदगी में याद रखिए, आपने कोई बात सीखी है ना तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई जरूर कीजिए, ताकि आपने वो जो लर्न करने पे अपना एक टाइम इन्वेस्ट किया था, अपनी एक एनर्जी इन्वेस्ट की थी, वो तो वेस्ट ना जाए। तो आप कोई और क्वेश्चन भी आए जहां पे आपको लगे कि आप थोड़ा बहुत इसको मेंशन कर सकते हैं, तो आप जो आज सीखेंगे उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि ये आपकी नॉलेज या ये आपका टाइम या आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ये मेरा आज का टॉपिक 3 चीजों को कवर करेगा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, किस तरीके से हम एम्बिग्विटी रिजॉल्व कर सकते हैं, और डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल जो है वो क्या है। सो बेसिकली एक सब्जेक्ट है, आपको पता है, उसकी बहुत ज्यादा जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये उस चीज को भी कवर कर लेगा, जनरल क्लॉजेज एक्ट को भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या एम्बिग्विटी किस तरह से रिजॉल्व हो सकती है। जनरल प्रिंसिपल्स को हम गो थ्रू करते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म
ठीक है, वो क्या है तो उसको देख लेते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है इंटरप्रिटारी, इसको मैं तो ऐसे ही प्रोनाउंस कर रही हूं, तो अब पता नहीं इसको लैटिन ही बता सकते हैं कि वो इसको कैसे बोलते हैं। सो बहरहाल इंटरप्रिटारी, और उससे है जो है वो इंटरप्रिटाशियो, और वहां से वर्ड जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो निकला है। तो इसका बेसिकली मतलब है तशरीह करना, इंटरप्रेट करना। तो मुझे इसके स्पेलिंग नहीं याद होते थे जब मैं एलएलबी में थी, तो स्पेलिंग याद करने का एक टिप है कि आप उस अल्फाज को जहां दिल करे वहां तोड़ दिया करें, तो आपको वो याद हो जाएगा। सो इसको हम इंटर का वर्ड तो हमने सुना होता है इंटरमीडिएट से, जब हम एफए में होते हैं, एफएससी में होते हैं, आईकॉम में होते हैं, तो हमें तब से इंटर का वर्ड याद होता है। तो INTER इंटर, उसके बाद प्रेट, प्रेट का भी आपको पता है, फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा प्रेट का पता है, बिकॉज प्रेट जो है वो रेडी टू वियर जो क्लोथ्स होते हैं उनको बोलते हैं। और उसके अलावा भी जो है वो प्रेट प्रिटी से भी निकला है, तो आपको भी याद रहेगा। तो इंटरप्रेटेशन, इस तरीके से आपने इसके स्पेलिंग याद करने हैं। थोड़ा सा लंबा लफ्ज है तो स्पेलिंग में गलती जो है वो नहीं करनी है। तो बहरहाल ये एक टेबल है जो एकेडमिकली शायद आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो, तो आप इसको देख लीजिएगा, वरना आप इस तरह का एक आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह का आप कोई टेबल किसी और सब्जेक्ट में, किसी और अपने नोट्स में जो है वो यूज कर सकते हैं। The art और प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, सो इंटरप्रिटेशन जो है ये आप समझे एक ओशन है, एक बहुत वसी इल्म है जिसमें यू डिस्कवर, क्या चीज आप डिस्कवर करते हैं, इंटेंडेड जो सिग्निफिकेंस है किसी भी चीज की, किसी भी कानून की, या उसका जो एक हिडन मीनिंग है किसी भी लॉ का, या जो लेजिस्लेचर है जिसने उसको ड्राफ्ट किया उसकी इंटेंशंस क्या थी बिहाइंड दीज वर्ड्स, उसको जो है वो आप डिस्कवर करते हैं। तो ये है इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको बताना बहुत मुश्किल होता है, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटरप्रिटेशन भी जो है वो कुछ ऐसा ही लफ्ज है। तो वो बचपन में मुझे जब कोई डेफिनेशन याद नहीं होती थी, मुश्किल लगती थी या लंबी लगती थी, तो फिर मैं पेपर में लिख देती थी कि ये लफ्ज जो है वो इसका जो है वो इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है और इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स। तो ये वही वाली बात है। तो दिस वाज ऑन दी लाइटर नोट। मैं आपसे अपने सीक्रेट्स भी शेयर करती रहती हूँ। तो खैर, इंटरप्रिटेशन जो है दिस इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड एक्सपाउंडिंग द इंटेंडेड सिग्निफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। अब आपने घबराना नहीं है कि ये डेफिनेशन इतनी भारी भरकम है, इसमें ऐसी ऐसी वोकैबुलरी यूज की गई है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आपको बहुत मुश्किल लगे तो आप थिसॉरस में जो है ना इसका देख लीजिएगा, साइनोनिम्स देख ले, और जिस लफ्ज को आपको दिल करता है आप उसको चेंज कर लें, लेकिन याद रखें ऐसे लफ्ज के साथ आपने सब्स्टिट्यूट करना है जिसका यही मीनिंग हो, ना कि कोई मिसफिट सा आप वर्ड जो है इसमें ऐड कर दे। सो डेफिनेशन को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मतलब यही रहना चाहिए, अल्फाज चेंज हो सकते हैं। टूल्स क्या है किसी भी स्टैट्यूट को समझने के लिए? तो सबसे पहले तो है जो आप उसके प्लेन मीनिंग में, डिक्शनरी मीनिंग में चले जाएंगे, या मैक्सिमम है तो आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को देख लेंगे। दूसरा है कॉन्टेक्सचुअल है, आप उसका कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे। लाइक अगर एक सेक्शन समझ नहीं आ रहा तो मैं उससे पिछला सेक्शन पढ़ लूंगी, एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो उससे पिछला चैप्टर देख लूंगी, एक लॉ समझ नहीं आ रहा तो उसकी प्रीएम्बल को देख लूंगी, या उससे वो लॉ बनाते वक्त जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे गए थे उनको देख लिया जाएगा, पर्पसेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको देख लिया जाएगा। तो काफी हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह उससे पहले जिन लॉज को इस लॉ ने रिपील किया है उनको देखने से भी आइडिया हो जाएगा कि इस लॉ का क्या पर्पस था। तो ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं जिनमें कानून को समझा जा सकता है। और तीसरा क्या है, कैनन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। कैनन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली कि जो एक सेक्शन है, लॉ है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है तो उसके अंडरलाइन जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए भी हम अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं। प्लेन मीनिंग की तरफ आते हैं तो इसमें देखें जी प्राइमरी सोर्सेज हैं, फिर सेकेंडरी सोर्सेज हैं,
और फिर जो है वो हम आगे होल एक्ट रूल जो है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो इसमें देखें जी स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस हैं कि आप वो कानून की जो भी डेफिनेशन क्लॉज अक्सर या इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 होता है या सेक्शन 4 होता है, आपको पता है जनरली, तो उसको देखा जा सकता है, उसकी बेयर रीडिंग की जा सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है केस लॉज, हम उसके ऊपर जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा लॉ है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के सर्कुलर्स आ चुके हैं, नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो हम उनको देख सकते हैं, उससे हमें काफी जो है वो आसानी मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर उसका कोई रेगुलेटरी रूल्स हैं या रेगुलेटरी जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जा चुके हैं तो उसको भी देखा जा सकता है। और इसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज में हम डिफरेंट डिक्शनरीज देख सकते हैं। जैसे कानून में आपको पता है एक डिक्शनरी है ऑसबॉर्न की और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है, और नेट पे कुछ लेक्सिकन आपको जो है वो अवेलेबल है। और इसके अलावा डिफरेंट डिक्शनरीज जो है उनसे प्लेन मीनिंग भी देखा जा सकता है। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसका कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, यानी उसने उस कानून से जिन कानून कवानीन को अमेंड किया गया या जिन कवानीन को रिपील किया गया या जिन कवानीन में इसको इंसर्ट किया गया, तो वो कवानीन किस चीज के बारे में हैं उनको देखा जा सकता है। इस लॉ को लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उससे काफी ज्यादा हमें हेल्प मिल सकती है कानून को अंडरस्टैंड करने में। और तीसरा जो है वो है होल एक्ट रूल, कि आप एक सेक्शन को स्पेसिफिकली जो है वो एक सेक्शन के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस सेक्शन को आपने पूरे कानून के अंदर उस स्पेसिफिक स्टैट्यूट के अंदर रहकर जो है वो इंटरप्रेट करना होता है। लाइक पीपीसी की मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि पीपीसी का अगर कोई भी सेक्शन है तो उसके आप जब भी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यू विल कीप इन योर माइंड। मैं पीपीसी बता दूं बिकॉज जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही देख रहे हों या एस्पायरेंट्स देख रहे हों, हो सकता है हमारे नेबरिंग कंट्री से या किसी भी और कंट्री से भी कोई इसको वीडियो को सुन रहा हो। तो पीपीसी इज पाकिस्तान पीनल कोड। अगर हम इंडिया में इसको देखें तो इट्स इंडियन पीनल कोड, और बांग्लादेश में भी ये बीपीसी होगा शायद। तो बहरहाल तो ये है पाकिस्तान पीनल कोड की मैं एग्जांपल दे रही थी। तो अब पाकिस्तान पीनल कोड का अगर कोई भी सेक्शन इंटरप्रेट करेंगे तो वी विल कीप इन माइंड कि हम इसको, ये एक पीनल लॉ है, इसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं, उनकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं, तो हम इसी हवाले से उसके हर सेक्शन की जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो करेंगे। तो जो एक कानून के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, ये जो सी है, ये होल एक्ट रूल जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ये थोड़ा सा कटा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इसकी हेडिंग्स ही पढ़ने जा रही हूँ, तो बाकी चीजें मैं रीड आउट नहीं करूंगी बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हेडिंग्स क्लियरली नजर आ रही है। प्रिजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंट यूजेज एंड मीनिंगफुल वेरिएशन। एक तो आपने देखना है कि उस एक्ट के अंदर उस वर्ड को पहले किन मायने में इस्तेमाल किया गया है, पहले किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, तो उससे काफी हेल्प होगी। देन उसकी अंदर वेरिएशंस जो है वो मीनिंग्स की क्या क्या हो सकती हैं तो उसको भी देखा जा सकता है। देन प्रीएम्बल एंड पर्पस क्लॉजेस। जनरली जब भी लॉज आते हैं तो उनके साथ एक ऑब्जेक्टिव्स रिलीज किए जाते हैं कि इस लॉ के बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसको देखा जा सकता है। वो जो नोटिफिकेशन होता है उस कानून का, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। देन जो प्रीएम्बल है उस कानून की, वो आपको 2-3 लाइन्स में जो है वो बड़ा अच्छा आपको बता देती है कि इंटेंशन ऑफ स्टैट्यूट लेजिस्लेचर जो है वो क्या है। देन रूल to avoid surplusage। रूल टू अवॉइड सरप्लसेज इज बेसिकली कि आपने उसको जो है वो ऐसे मीनिंग या उसकी तशरीह इस तरह से होनी चाहिए कि कुछ उसमें जो है वो तिश्नगी नहीं रहनी चाहिए, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, और वो जो चीज है वो क्लियर हो जाए। वो वर्ड जो है या वो जो भी फ्रेज है या वो जो सेक्शन है उसकी लाइन है स्पेसिफिकली, उसका कोई यूजफुल लॉजिकल मीनिंग बन रहा हो, इलॉजिकल ना हो, मिसफिट ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आगे इन्हीं चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं
कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इट इज नोन फ्रॉम इट्स एसोसिएट, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये आपको उसकी टर्म नजर आ रही है स्पेसिफिकली। वन कैन डिटरमिन द मीनिंग ऑफ एन एम्बिगुअस टर्म बाय रेफरेंस टू द वर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। इससे पहले क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसके बाद क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो उन अल्फाज से, यानी आप एक बात को जो है वो अगर लफ्ज ब लफ्ज आपको समझ नहीं आ रही तो हम जिसे उर्दू में उसे बोलते हैं बामुहावरा तर्जुमा, तो हम उसको बामुहावरा जो समझेंगे तो फिर हमें वो काफी क्लियर हो जाएगा। देन ऑफ द सेम काइंड क्लास ऑफ नेचर, अगर वो इटसेल्फ सेक्शन क्लियर नहीं है तो उस तरह के जो डिफरेंट लॉज हैं उनमें उस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, किस तरह से इस फ्रेज को यूज किया गया है, तो उससे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो हो सकती है। इंक्लूजन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर, जब एक चीज को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है तो वो बेसिकली उन तमाम चीजों को एक्सक्लूड कर देता है जो मेंशन नहीं की गई, मां सिवाय के किसी लॉ के अंदर जो है वो एक्सेट्रा ETC का वर्ड जो है वो यूज कर दिया जाए तो उसमें हो सकता है कि कुछ और चीजें भी शामिल हो सकें। वरना जहां पर भी आपको मैं एग्जांपल दूं कि हर वो सेक्शन, फिर PPC की एग्जांपल दूंगी कि अगर आप पनिशमेंट्स का सेक्शन देखें तो उसमें आपको नेमली नजर आएगा कि ये सजाएं पाकिस्तान में दी जाती हैं, तो नेमली जहां पे आ गया तो इसका मतलब है स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये सजाएं, नेमली बिकॉज मेंशन हो गया। लेकिन जहां पर इटसेट्रा आ जाएगा तो वहां पर जो है लाइक इम्प्रिजनमेंट इटसेट्रा, तो दैट मीन्स कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो ये छोटे छोटे जो है वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने में जो है वो मदद देते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास